Okay, moving forward towards a new chapter, final accounts. Final accounts of basically sole proprietor. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर के बारे में अब हमको बात करनी है नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखो, ये चैप्टर जो है बहुत मिसलीडेड चैप्टर है। मिसलीडेड चैप्टर क्यों है? बहुत से बच्चे बेसिक, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा भैया ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, डेबिट साइड में ये आता है, क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट क्रेडिट एसेट लायबिलिटी, रट लिए हैं फॉर्मेट को, क्वेश्चन कर करके फॉर्मेट को रट लिए हैं। और यही तरीका बहुत सारे टीचर्स फॉलो भी करते हैं, यही तरीका बहुत सारे टीचर्स फॉलो भी करते हैं। फॉर्मेट को रटवा दिया जाता है, फॉर्मेट मतलब इतने क्वेश्चन करा दिए देंगे तुमको फॉर्मेट रह जाएगा, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्चुअली चीजें जो है वो अंडरस्टूड नहीं रहेगी। उसके बाद तुमको पता है ये आइटम डेबिट साइड आता है, तुमको पता है वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट होता है, तुमको पता है सैलरी पीएनएल में डेबिट होता है, दैट इज नॉट गुड। तो हमको पूरा बेसिक से, नाउ वी आर गोइंग टू डू बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक हम लोग जाएंगे। तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जैसे हम पहले कभी ये चैप्टर नहीं पढ़े, ये चैप्टर हम बिल्कुल न्यू एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा पढ़ेंगे जैसे हमने पहले कभी ये चैप्टर देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, पहली बार नाम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ऐसा हमको ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो मजा बहुत आएगा चैप्टर में, तो कुर्सी की पेटी बांध ले यात्रीगण, क्योंकि हम चालू करने वाले ये चैप्टर। तो सबसे पहले जो बेसिक एकदम सुपर बेसिक तुम लोगों को बताऊं इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट स्टेज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हैं उसका लास्ट स्टेज होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम फाइनली कुछ अकाउंट्स बनाते हैं। कुछ अकाउंट्स कौन से? 2 अकाउंट बनाते हैं, 2 या 3 एज द केस में भी तुमको बताऊंगा कैसे ऐसा होता है। ठीक है, अकाउंट्स बनाते हैं और फाइनली हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। मतलब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ये चैप्टर पढ़ने का, जैसे तुम मेरे से पूछोगे भैया ये चैप्टर पढ़े क्यों, तुम मेरे से पूछे भैया ये चैप्टर क्यों पढ़े, पास होने के लिए एग्जाम में, मैं बोला नहीं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दो है। फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स of the operations, results of the operation, और second we have to find out the financial position of the business, financial position of the business। तो देखो जैसे कोई भी आदमी बिजनेस करते हैं, जैसे तुम लोग बिजनेस के साथ डाले अपना बढ़िया मस्त सेटअप कर लिए, एंटरप्रेन्योर बनोगे अच्छे बड़े, मेरे को पता है। ठीक है, बिजनेस के साथ डालिए अपना। एक बात बताओ, तुम लोग बिजनेस के ऑपरेशंस अपने चालू कर लिए, तुम इधर से खरीदते हो इधर बेचते हो, बीच का मार्जिन अपने पास रखते हो, साल भर तुम्हारा कार्यक्रम चलता है, तुम कुछ रेंट पे करते हो, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, कुछ अपने सेल्समैन को प्रोवाइड करते हो, कोई बच्चों के प्रोडक्शन का प्लांट डालेंगे फ्यूचर में, तो ये सारी चीजें तुम करते हो। एक बात बताओ, बीइंग अ बिजनेसमैन, क्या आपकी इच्छा नहीं होगी ये जानने की कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? क्या आपकी इच्छा नहीं है जानने की कि आपको हो रहा है साल में प्रॉफिट या लॉस? जो आप पूरे साल काम कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? मतलब एक पीरियड के बाद, एक प्रॉपर पीरियड के बाद, एक प्रॉपर एक मतलब टाइम पीरियड जब निकल जाता है उसके बाद आपकी इच्छा नहीं जागती कि नहीं यार अब मुझे जानना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? जानना है, सबको जानना है यार, सबको जानना है। सब लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट्स है वो हम प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का बना रहे हैं। जिन लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी बनाएंगे, पर अभी अपन प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबकी इच्छा होती है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जानने की कि हमारे बिजनेस की क्या हालचाल, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, आज बिजनेस की पोजीशन क्या है मार्केट में, अगर मैं आज वैल्यूएशन करूं बिजनेस की तो क्या वैल्यूएशन होगी बिजनेस की। तो ये सब सबको जानने की इच्छा है, सभी को जानने की इच्छा है। तो देखो, जब हम बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट या लॉस के बारे में जो आपके साल में हुए हैं। भैया साल मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना। अब जनरली देखो, अब यहां पर कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं कि एक हफ्ते में, एक महीने में, 6 महीने में आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, पर लोग गधे थोड़ी हैं जो अकाउंटेंट को हर 6 महीने में, हर एक महीने में, हर एक हफ्ते में बुलाएंगे और अपना प्रॉफिट पता लगवाएंगे। लोग जनरली पूरे साल का निकलवाते हैं। किसका निकलवाते हैं? पूरे साल का। बैंक वाले क्वार्टरली भी निकलवाते हैं, जैसे तुम लोग पढ़े होगे क्वार्टरली स्टेटमेंट आता है बैंक का, तो बैंक वाले क्वार्टरली भी ये कार्यक्रम करते हैं। तो देखो फाइनेंशियल ईयर का निकलता है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ये बात तुमको पता है। तो हर साल 31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को आपको आपके कर्मों का फल पता चलता है। आपको पूरे साल जो आपने कर्म किए हैं उसका फल पता चलेगा। यस, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन पहले पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब उस दिन बिजनेस के पास कितनी एसेट और कितनी लायबिलिटीज है। ठीक है, कितनी लायबिलिटीज है, समझे मेरी बात? तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट स्टेज है ये, और इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट स्टेज क्या है?
प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि आज के डेट में मेरे कितने एसेट हैं, कितने लायबिलिटी हैं। क्लियर हुई क्या बात? यस बोलो एक बार जोर से। ठीक है, तो चलो, तो तुमको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब देखो फाइनल अकाउंट्स ना अलग अलग कंसर्न बनाती है। देखो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न तो बहुत सारी है, पार्टनरशिप्स होती हैं, कंपनी होती है। पार्टनरशिप के ऊपर तो पूरा पूरा हमको यूनिटी पढ़ना है। पार्टनरशिप होती है, कंपनियां होती है, सोल प्रोप्राइटर अकेला आदमी होता है, अकेला आदमी होता है ना सोल प्रोप्राइटर, उसमें भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम सीए सीएमए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे होते हैं। तो देखो जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं कंपनी और पार्टनरशिप में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि कंपनी पार्टनरशिप के ऊपर हमको सेपरेट चैप्टर्स पे डील करना है। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो या तो हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, या फिर हम ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, या फिर हम प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन एस्पेक्ट पे हमको डील करना रहता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या क्या बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले क्या क्या बनाते हैं? तो सबसे पहला कार्यक्रम उनका होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना। सबसे पहले लोग क्या बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद उन लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उन लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देन फाइनली फिर वो बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इतना कार्यक्रम कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले करते हैं। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग कंसर्न, तो उन लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो एक अकाउंट यहां से गायब हो गया, उन लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देन उन लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। भैया ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों नहीं बना रहे ट्रेडिंग वाले? बेटा ट्रेडर है। ट्रेडर कौन होता है? जो इधर से खरीदता है, इधर से बेचता है, इधर से खरीदता है, इधर से बेचता है। तो जब खरीदी और बिक्री का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सर्विसेज वाले की मैं बात करूं, तो ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बस। ठीक है, तो भैया ये ट्रेडिंग क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज वाले कुछ खरीदते कुछ बेचते नहीं है, उन लोग अपना दिमाग बेचते हैं। सीएसीएम लोग क्या करते हैं? अपना दिमाग बेचते हैं ना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज वाले, इसलिए लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बस बनाते हैं। क्लियर हुई बात? इतनी पिक्चर अभी तक की क्लियर है तुमको? ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों की दो तरीके की अप्रोचेस होती है अकाउंटिंग करने की। एक होती थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। बेसिकली मैं धीरे से ट्रायल बैलेंस पे तुमको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग बोलो भैया ट्रायल बैलेंस हमको आता है, नहीं ट्रायल बैलेंस आता है वो नहीं बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस का यहाँ यूज कैसा है उस पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे, मतलब एक सिंगल पॉइंट में, एक सिंगल स्ट्रैंड में भी तुमको डाउट आता होगा ना, वो भी आज क्लियर होगा, समझे? वो भी आज क्लियर हो जाएगा। एक होता था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि तीन तरीके के अकाउंट हमारी जिंदगी में हैं। कौन से कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बेसिक्स पे ही समझा दिया है कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट कौन होता है? जो किसी आदमी के बारे में बता रहा होता है, जिंदा आदमी या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। रियल अकाउंट क्या होता है? जो किसी एसेट के बारे में बात कर रहा होता है, वेदर में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल। और नॉमिनल अकाउंट जो है वो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में अकाउंटिंग करता है। तो इनके रूल्स क्या होते थे? पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट करो व्हाट कम्स इन और क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट कर दो ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी। पर आजकल की जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच को तो सेटिस्फाई करती है, पर उससे भी इजी मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है? मॉडर्न अप्रोच। मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा इस बारे में, मॉडर्न अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो दैट्स रियली गुड ना। यस, तो देखो मॉडर्न अप्रोच बोलता है हमारे एसेट्स होते हैं बिजनेस में, हमारी लायबिलिटीज होती है बिजनेस में, हमारी इनकम होती है बिजनेस में, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, और हमारी कैपिटल होती है बिजनेस में। कैपिटल मींस क्या होता है? इक्विटी, है ना, इक्विटी होती है बिजनेस में। इतनी चीज होती है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि अगर एसेट बढ़ा तो क्या करोगे? डेबिट। एसेट बढ़ा तो क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। एसेट कम हुआ तो क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। लायबिलिटी बढ़ी तो क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। लायबिलिटी कम हुई तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लायबिलिटी कम हुई तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट कर देते हैं। इनकम बढ़ी तो क्रेडिट कर देते हैं। इनकम कम हुई
इनकम कम हुई तो डेबिट कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस बढ़ा तो डेबिट कर देते हैं, एक्सपेंसेस कम हुआ तो क्रेडिट कर देते हैं। तुम लोग बोलोगे भैया एक्सपेंसेस कम कैसे होता है, मतलब ये तो हम नया चीज सुन रहे हैं। बाई चांस किसी सिचुएशन में अगर एक्सपेंसेस को रिवर्स करना पड़ा, किसी भी सिचुएशन में, तब फिर तुम उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बाई चांस रिवर्स करना पड़ा तो, ठीक है। और फिर इक्विटी और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट और कम हुआ तो डेबिट, कम हुआ तो डेबिट। तो तुमको कुछ चीजें सिमिलर दिखेंगी यहां पर, ये और ये, ठीक है, और ये दोनों चीज सिमिलर दिखेगी। तो यस, तुम्हारा लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल और इक्विटी तीनों के रूल तुम्हारे सेम है, मतलब बढ़े तो क्रेडिट, कम हुए तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट, कम हुए तो डेबिट। और वैसे ही तुम्हारा एसेट और तुम्हारा एक्सपेंस का रूल सेम है कि बढ़ा तो डेबिट और कम हुआ तो क्रेडिट, बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ये तुम्हारा कौन सा अप्रोच है अकाउंटिंग का, ये तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है। और यही चीज ज्यादा एडिक्वेट मानी जाती है, क्योंकि तुम किसी भी अकाउंट को इन्हीं पांचों चीजों में हेड में बांट सकते हो। कोई भी एक नॉर्मल सा आइटम, जैसे बोलो तुम भैया सैलरी ले लेते हैं, सैलरी पेड किसमें आ जाएगा, एक्सपेंसेस में आ जाएगा, है ना। रेंट रिसीव्ड, भैया रेंट रिसीव्ड किसमें आएगा, भैया इनकम में आ जाएगा, है ना। तो वही लोन लिए हम लोग, लोन रेस किए तो किसमें आ जाता है, लायबिलिटी में। तो किसी भी चीजों को तुम इतनी चीजों में बांट सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बोलता है। अगर ये सब चीजें नहीं पता थी, बिल्कुल नई नवेली सी लग रही है, तो कॉपी में नोट करके थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातों को अपने अंदर लाएं, ठीक है। तो इसको फटाक से नोट कर लें, ठीक है। फिर हम लोग अपनी चर्चा पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हुए, ठीक है, हम लोग बनाते हैं तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। भैया ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये तो जो बच्चे नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हैं, वैसे पहली बार तो नाम सुन नहीं रहोगे क्योंकि सीक्वेंस में वीडियो देखते आ रहे हो। तुमको ट्रायल बैलेंस फाउंडेशन में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़े हो तो भैया ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बेसिकली ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होता है जो समरी दिखाता है। किसकी समरी दिखाता है, लेजर अकाउंट्स की। मतलब जो लेजर अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं ना, बैलेंसेस, लेजर अकाउंट के जो भी बैलेंस होते हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं। इट में भी डेबिट और क्रेडिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा परचेजेस होता है तो परचेज का डेबिट बैलेंस दिखता है, सेल्स होता है सेल्स का क्रेडिट बैलेंस दिखता है। जैसे मान लो सैलरी होती है तो सैलरी एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस दिखता है। तुम्हारा कैपिटल रहता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहता है। तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक रहता है, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस। तो ऐसे करके सारे बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद दोनों का टोटल लगाते हैं, सेम आ गया, मतलब तुम्हारे अकाउंटिंग की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब जितना भी कार्यक्रम तुम कैलकुलेशन से रिलेटेड अकाउंट्स के अंदर कियो वो सब कुछ सही है। और कुछ डेविएशन आता है तो सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, वो सब अलग मैटर है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे अभी, ठीक है। हम चर्चा किस बारे में कर रहे हैं कि अगर दोनों साइड सेम आ गया तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है आपके अकाउंट्स की, इतना आपको पता चल गया है। इसी ट्रायल बैलेंस को आपको क्वेश्चन में दिया जाता है और इसी ट्रायल बैलेंस का रियल लाइफ में भी यूज किया जाता है फाइनल अकाउंट्स ड्राफ्ट करने के लिए। फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट करने के लिए यही ट्रायल बैलेंस प्लस जो एक्स्ट्रा आइटम होते हैं, जो एडजस्टमेंट के आइटम होते हैं, उनका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या डालते हैं, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस डालते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवीजन हो जाए जोरदार। सबसे पहले बताओ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज को हम लिखते हैं और या फिर सब्सिडियरी बुक्स बनती है। सब्सिडियरी बुक्स और जर्नल एंट्री के जो बैलेंसेस है उसको एक जगह पे, जैसे सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, परचेज के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, सैलरी के सारे ट्रांजेक्शन एक जगह, ऐसे करके सारे ट्रांजेक्शन एक जगह जो इकट्ठा करने का कार्यक्रम होता है वो लेजर के अंदर होता है। लेजर क्या करता है, समराइजिंग, ठीक है, क्लासिफाई कर देता है सबको। सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन सेल्स की जगह, परचेज के सारे ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो वो लेजर काम करता है। लेजर के जो बैलेंसेस आते हैं, बैलेंसेस उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड सेम हो गया, मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। इसका यूज करके हम लोग क्या बना देते हैं, फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, फाइनल अकाउंट। समझ में आ रही है क्या बात। तो ट्रायल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स, या फिर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है। 99% ऑफ द केसेस में ट्रायल बैलेंस का यूज करके क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या बनता है हम पहले बता चुके हैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना पड़ेगा। जबकि ट्रेडिंग कंसर्न में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, और प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में हमको बात नहीं करनी है, उसमें पीएनएल और बैलेंस शीट बस बनती है, ठीक है। हमको इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ आया, बोला सिर्फ पीएनएल अकाउंट बना दो तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है क्या, यस, ठीक है। देखो तो तुमको नोटिंग खुद ही करनी है ना, तुमको नोटिंग पॉज कर करके खुद ही करनी है। देखो तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या, स्टडी नोट नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। भैया ये तो फाउंडेशन का मटेरियल है, तो यस पहले तुम्हारी भूमिका बनाई जाएगी, पहले तुम्हारी भूमिका बनाई जाएगी। क्यों, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन इंटर दोनों में है, ये फाउंडेशन इंटर दोनों में है। तो पहले करेंगे भूमिका वाला काम, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, समझे। क्योंकि बेस अगर क्लियर नहीं रहा ना
मैं बता रहा हूं, तुम लोगों को फुल कॉन्फिडेंस आता होगा, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, तुमको फुल कॉन्फिडेंस आता होगा, हमको बनता है, हमको ना सिखा फाइनल अकाउंट, ठीक है, हमको बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, एक पॉइंट पे फंसे ना, पूरा पूरा क्वेश्चन बिगाड़ के आओगे, एक पॉइंट में फंसे पूरा क्वेश्चन बिगाड़ के, और वो एक पॉइंट मैं जो लेक्चर ले रहा हूं उसमें कहीं पर भी हो सकता है, तो इसीलिए तुमको पूरा लेक्चर एक बार देख लोगे तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा। देखो मान लो चलो तुमको पूरा आता है तो मान लो फायदा नहीं हुआ, 1% का फायदा हुआ है ना, पर नुकसान तो नहीं होगा ना, नुकसान तो नहीं होगा ना, समझ रहे हो ना बात मेरी, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न फॉर सोल प्रोप्राइटर, देखो ट्रेडिंग कंसर्न ये तीनों बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ये चारों बनाते हैं, वो सारी चीजों को तुम छोड़ो, ठीक है। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मतलब होता है तुम्हारा profit related to complete accounting period is shown the outcome of business during the period as summarized form activity of business will include purchase manufacturing sale etc, ये सारी बातें हैं। बैलेंस शीट मतलब तुमको पता है, देखो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करेगा, जो तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। देखो कॉस्ट शीट पढ़ लियो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तुमको ऐसे बनने वाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लास्ट में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम सबसे पहले समझते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, तुम्हारा जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेसिकली तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो जितना भी कॉस्ट तुम इनकर किए हो, जितना भी खर्चा तुम किए हो रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स तुमने जितने भी खर्चे किए हैं, डायरेक्ट खर्चे, कैसे खर्चे, डायरेक्ट नेचर के खर्चे, ठीक है, डायरेक्टली चार्जेबल, चार्जेबल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्टली जो तुमने खर्चा किया गुड्स के ऊपर, वो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरा टोटल को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स सेल हुए हैं, जो गुड्स सेल हुए उसका कॉस्ट कितना लगा, उसका कॉस्ट कितना लगा। तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट सारे डायरेक्ट खर्चों को अकाउंट कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट किसको अकाउंट करता है, सारे डायरेक्ट खर्चों, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा, ट्रेडिंग अकाउंट बस सारे डायरेक्ट खर्चों का अकाउंट करके तुमको ये बता देगा कि तुम्हारा कितना ऊपर ऊपर का प्रॉफिट कितना है। फिर आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमको क्या बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारे सारे इनडायरेक्ट खर्चों का अकाउंट करेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, दोनों चीज, दोनों चीज, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी अकाउंट करेगा, इनडायरेक्ट इनकम को भी अकाउंट करेगा, वो इनडायरेक्ट लॉसेस को भी कंसीडर करेगा, इनडायरेक्ट गेन्स को भी कंसीडर करेगा, एवरीथिंग विच इज इनडायरेक्ट गोइंग टू बी देयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और थर्ड थिंग तो तुम्हारी बैलेंस शीट बनती है, ये मैं तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं ना बातें, अभी डेप्थ चर्चा करना बाकी है, सबके ऊपर डेप्थ चर्चा करना बाकी है, अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है। बैलेंस शीट में आपकी पूरी एसेट्स आएगी एक साइड और पूरी लायबिलिटीज आएगी दूसरी साइड। एसेट का मतलब आपको पता है CIS, हाँ, एसेट का मतलब आपको पता है, एसेट मतलब होती है हमारी प्रॉपर्टी जो हमको बिजनेस चलाने में जो हमारी अर्निंग कराती है, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी एसेट उसको बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरी अर्निंग करवाती है। जैसे मशीनरी मेरी अर्निंग करवाती है, मेरे को अर्न करने में हेल्प करती है। किराने दुकान वाले के पास फ्रिज, उसकी अर्निंग करवाता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक स्टोर करने में। तो ये एसेट क्या होती है, मतलब मेरी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। एसेट क्या होती है, मेरी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी होती है। और लायबिलिटीज मतलब मेरे ड्यूज, उधार। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, मेरे ड्यूज, उधार। सोचो कि भैया हर चैप्टर में एक बार आप इनका मीनिंग बता देते हो। यस बेटा, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली आई वांट कि तुम्हारे दिमाग में ये चीजें क्या हो जाए, फीड हो जाए, ठीक है। तो ये होता है, तो बैलेंस शीट के अंदर हमको ये बनाना है। तो दिस इज बेसिकली ग्रॉस वे में बोलूं तो इतना कार्यक्रम हमको इस चैप्टर के अंदर करना है। तो बैलेंस शीट का मतलब यहाँ पर वही है कि एक स्टेटमेंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही तुमको पढ़ना होगा, पढ़ लेना, ठीक है। ये सब के बारे में हमको बात करनी है। चलो, ये तुम्हारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तुम्हारी बुक में दिया है, इसको ऐसे करके काट दो, प्यार से, प्यार से काटना है ना, ठीक है, बुक मत फाड़ दियो। क्यों भैया, क्योंकि भाई वो फॉर्मेट कोई काम का नहीं है, फॉर्मेट तो यहाँ पर है, मेन फॉर्मेट जो है तुम्हारा वो यहाँ पर है। ट्रेडिंग अकाउंट का वो आधा पौना फॉर्मेट दिया है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में, देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहली बात तुमको ये चीज ध्यान रखनी है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ट्रेडिंग अकाउंट। तो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अवर नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब हमको सारे खर्चों को और सारे लॉसेस को डेबिट करना है और सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस देखेंगे और इनकम्स पे बात करेंगे, लॉसेस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट अब समझना ध्यान से। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट करता क्या है,
सबसे पहले तुम ये जानो, ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताता है। क्या बताता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना गुड्स इस साल बिका, उसका कॉस्ट कितना है, जितना गुड्स बिका इस साल उसका कॉस्ट कितना है, वो कौन बताता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरे को एक बात बताइए, सबसे पहले क्या पिछले साल का कुछ स्टॉक, पिछले साल का कोई स्टॉक जो पिछले साल का पड़ा होगा वो इस साल आएगा? और क्या वो पिछले साल का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा? पिछले साल जो मेरे गोडाउन में चीजें सामान पड़ी हुई थी, जो सामान पिछले साल मेरे गोडाउन पड़े हुए थे, इस साल पिछले साल जो क्लोजिंग था इस साल का वो ओपनिंग होगा? पिछले साल एक बात बताओ, 31 दिसंबर को मेरे पास 1 लाख का स्टॉक पड़ा था, तो क्या 1 जनवरी को मेरे पास वो 1 लाख का स्टॉक रहेगा? हाँ भैया रहेगा। 31 दिसंबर बस कल रात की बात है, आज सुबह उठा तो 1 लाख का स्टॉक है मेरे पास, पर साल नया है, रिश्ता वही, सोच नहीं। पर भैया आप दिसंबर मत बोलो, आप फाइनेंशियल ईयर पे बात करो। तो 31 मार्च को रात को 1 लाख का स्टॉक पड़ा था, 1 अप्रैल को मैं उठा, सुबह 1 लाख का स्टॉक था। द फर्क इज ये क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल का, वही इस साल का क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक बन गया। वही इस साल का क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो था, जितने रुपए का मेरा ओपनिंग स्टॉक था वो यहां पर लिखाएगा, यहां पर क्रॉस लगाना भूल गया, ठीक है? तो पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक था वो सबसे पहले डेबिट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है, तो क्या हुआ? खर्चा तो हुआ है ना इसके ऊपर, खर्चा तो हुआ है ना, खरीदा तो होगा ना स्टॉक को, तो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आ जाएगा। फिर मैं हो सकता है कुछ परचेस कर लूं, कुछ स्टॉक इस साल परचेस करूंगा ना, तो वो आ जाएगा। लेकिन इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? परचेजेस रिटर्न, क्योंकि हो सकता है कुछ गुड्स डिफेक्टिव आए हो, कुछ गुड्स मेरे को मजा ना आए, कुछ गुड्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो मैं कुछ गुड्स को क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। कुछ गुड्स को मैं परचेज रिटर्न को क्या कर दूंगा? माइनस। इस साल जो परचेज किया उसमें से रिटर्न को क्या कर दूंगा? माइनस। फिर उसके बाद सारे डायरेक्ट खर्चे, मैं क्या बोला? सारे डायरेक्ट खर्चे कहां आते? ट्रेडिंग अकाउंट। सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहां आएंगे? पीएनएल अकाउंट। फिर से एक बार, सारे डायरेक्ट खर्चे कहां आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहां आएंगे? पीएनएल अकाउंट। क्लियर हुई क्या मेरी बात? तो डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? डायरेक्ट खर्चे रिलेटेड टू परचेजेस, कैरियज और फ्रेट इनवर्ड। टेम्पो का भाड़ा, टेम्पो का भाड़ा परचेज पे देते हो ना, तो कैरियज और फ्रेट दोनों का मतलब वही होता है। वेजेस, वेजेस कहां लगती है? वेजेस किसको देते हैं? लेबर को देते हैं। लेबर कहां रहता है? लेबर यहां पर रहता है। लेबर कहां रहता है? लेबर यहां पर रहता है। तो वेजेस, भैया सैलरी होती तो पीएनएल। क्यों? क्योंकि सैलरी इंप्लॉय को देते हैं, सैलरी जो है वो इंप्लॉय को देते हैं, वो डायरेक्ट खर्चा नहीं है। पर वेजेस जो है वो जैसे मान लो मैं लेबर को पकड़ा, मैं बोला ट्रक से सामान उतार, 1 बोरी उतारने का 5 रुपए, 1 बोरी उतारने का 5 रुपए। तो एक बात बताओ, क्या अनलोडिंग डायरेक्ट चार्जेस है? डायरेक्टली वेजेस को एक लेबर को 5 रुपए डायरेक्टली दे रहा हूं क्या मैं, 1 बोरी उतारने का या एक सामान उतारने का? यस, तो दिस इज वेजेस, तो ट्रेडिंग में आएगा। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस जो तुम्हारे लगते हैं जब तुम सामान को मंगाते हो, तो तुमको जहां पर तुम भाई शिप से आते हैं बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े सामान कहां आते हैं? शिप से आते हैं। तो शिप से जब तुम शिप में लेके आते हो सामान, तो वहां पर तुमको डॉक चार्जेस पे करना पड़ता है, तो डायरेक्ट खर्चा है। ऑक्ट्रॉय भी वैसी है, डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्टली परचेज में आ रहा है तुम्हारा सामान, फॉरेन से आ रहा है तुम्हारा सामान, तो तुम उसमें ऑक्ट्रॉय पे करोगे, ठीक है। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होती है? जैसे मैं तुम लोगों को एग्जांपल में बताया था, मैं याद दिला देता हूं, है ना, कि जैसे मान लो कि हैरी पॉटर जो बुक लिखी जेके रॉलिंग, है ना, जेके रॉलिंग हैरी पॉटर बुक लिखी है, तो उसकी जो बुक्स है ना, वो जो हर यूनिट जो सेल होती है ना, हर यूनिट जो सेल होती है ना, उसमें ना हर यूनिट में जेके रॉलिंग का एक हिस्सा होता है, जो जेके रॉलिंग के अकाउंट में जाता रहता है। उनकी डेथ हो जाएगी ना, तो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके बच्चों को वो रॉयल्टी मिलते रहेगी। जितनी बुक बिकते रहेगी उतनी रॉयल्टी उनके बच्चों को मिलते रहेगी, ठीक है। तो दैट इज रॉयल्टी, मतलब पर यूनिट बेसिस में जो सामने वाले पार्टी को तुम उसकी गुडविल का पैसा देते हो, अगर या उसकी रॉयल्टी का, या तुम उसको कॉपीराइट का पैसा देते हो, तो दैट इज रॉयल्टी, ठीक है। मतलब तुम उसको उसकी लिखी हुई बुक में जो तुम बेच रहे हो, तो उसको उसका हिस्सा दे रहे हो उसमें से। जैसे मान लो हर बुक में 80 रुपए या 100 रुपए जेके रॉलिंग रखती है अपने पास, एक बुक बिकी तो 100 रुपए जेके रॉलिंग के पास, तो दैट इज रॉयल्टी, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी तुम्हारे ऊपर कुछ लग गई, टैक्स लग गया, ठीक है, तो वो चीज, तो ये सारे क्या है? डायरेक्ट खर्चे। क्या ये डायरेक्ट खर्चे? फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सिंपल सी बात है, जो गुड्स तुम मैन्युफैक्चरिंग किए हो उसका कॉस्ट, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से तुमको पता चलता है कि तुमको कितना खर्चा लगा है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। बाई चांस अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो, नहीं करते हो तो ये आइटम यहाँ पर नहीं आएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो तो ये आइटम यहाँ पर हलवे नहीं आएगा, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इधर आ जाएगा तुम्हारा सेल्स, कि तुम कितना बेच दिए, उसमें से माइनस करो सेल्स रिटर्न। भैया जब तुम परचेस कर रहे थे और तुमको कोई सामान डिफेक्टिव लगा था, तुम वापस कर दिए थे, तो वैसे ही जब तुम बेचे हो और सामने वाले पार्टी को कोई सामान डिफेक्टिव लग रहा है, तो वो भी तो वापस कर देगी तुमको, वो भी तो वापस कर देगी तुमको। तो यहाँ पर नेट सेल्स आती है, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, इसको नेट सेल्स बोलते हैं, और इसको नेट परचेजेस बोलते हैं, ठीक है। ओहो।
ये देखो नेक्स्ट फिर क्या है, फिर है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इधर क्रेडिट साइड आएगा और माइनस हो जाएगा। भैया क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों करते हैं, इसके पीछे का हमको लॉजिक नहीं समझ में आया। इसके पीछे जो लॉजिक है वो तुम्हारा मैचिंग प्रिंसिपल है। क्या है मैचिंग प्रिंसिपल? मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द बच्चों को पहली बार ये चीज सुनने को मिल रही होगी। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है जिंदगी में पहली बार ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता क्यों है। क्यों? क्योंकि तुमको कभी इतना डेप्थ में पढ़ाया नहीं गया होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मान लो मेरा 10 रुपए का था, मैंने परचेस की 50, तो कितना हो गया टोटल 60। ठीक है, मैंने इस साल सेल्स कर दी 40 यूनिट, 40 यूनिट इस साल सेल कर दी। अब मान लो ये 40 यूनिट्स मैंने, अब देखो यहां पर तुम समझो ये सेल्स है, ये परचेज है, ये ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों आता है इसका रीजन बता रहा हूं तुमको। ठीक है, देखो मान लो ये 40 यूनिट्स मैंने क्या बोलते हैं लेट अस अज्यूम 10 रुपए में बेची है, तो सेल्स कितनी हो गई? सेल्स भैया हो गई 400 की। ठीक है, अब मान लो मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखता हूं, मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख रहा हूं, तो क्रेडिट साइड एक 400 आ जाएगा मेरा, क्रेडिट साइड मेरा 400 आ जाएगा, है ना। मैं मान लो परचेस किया था 8 रुपए में और इधर भी परचेस किया था, चलो 8 ही रुपए मान लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 80 रुपए और ये हो गया मेरा 400 रुपए। तो 480 रुपए अगर मैं माइनस कर दूं डेबिट साइड वाला 480, तो मेरा 80 रुपए का ग्रॉस लॉस आ रहा है। 80 रुपए का लॉस आ रहा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है रीजन बता रहा हूं तुमको। बेटा तुम सेल 40 यूनिट की हो, पर तुम उसको ना 60 यूनिट की कॉस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो। कॉमन सेंस है, सोचो 40 यूनिट सेल कर रहे हो, कंपेयर 60 यूनिट की कॉस्ट के साथ कर रहे हो। है करने लायक है? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? जब सेल 40 यूनिट कर रहे हो तो उसको कंपेयर भी 40 यूनिट की कॉस्ट के साथ करोगे ना, है ना। तो इसीलिए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया कि क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है 20 यूनिट और 8 रुपए में परचेज हुआ था, तो 160 रुपए इधर लिखो आप क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो कैसे सही अकाउंटिंग होगी। इधर को प्लस करो कितना है 560, इधर को प्लस करो कितना है 480। ठीक है, अब इसको माइनस करो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 80 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। अब आया प्रॉफिट। क्यों आया प्रॉफिट? और एक बात बताओ प्रैक्टिकली कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है तुमको? भैया 8 रुपए में परचेस किए थे, 10 रुपए में सेल किए, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 40 यूनिट बेचे हैं, तो 80 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझे? तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखने का ये है रीजन। तुम सोच रहे हो कि रीजन क्या होता है? ये रीजन होता है मैचिंग प्रिंसिपल। पढ़े हो मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट? मैं नहीं पढ़ाया है, मैं नहीं पढ़ाया, तो दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कि रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ द पीरियड जो है वो आपस में कंपेयर होता है। ठीक है, इस पीरियड का रेवेन्यू, इस पीरियड का कॉस्ट आपस में कंपेयर होता है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट क्लोजिंग स्टॉक हियर, दैट्स व्हाई। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे अकाउंट होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। छोड़ो उस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर अगर तुम बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो अगर अगर तुम्हारा डेबिट साइड ज्यादा है, अगर तुम्हारा डेबिट साइड ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा ग्रॉस लॉस। तुमको ये पता है कि नहीं पता है कि अगर तुम्हारा डेबिट साइड आ रहा है 1 लाख और क्रेडिट साइड आ रहा है 80,000, तो मैं इसको बोलता हूँ डेबिट बैलेंस। इसको क्या बोलता हूँ? डेबिट बैलेंस। इसमें तुम्हारा 20,000 का लॉस हो जाएगा। और अगर तुम्हारा क्रेडिट साइड आ रहा है 1 लाख और डेबिट साइड आ रहा है 80,000, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। मतलब जिस साइड ज्यादा होता है वो बैलेंस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो फिर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। तो अगर प्रॉफिट आया तो ये देखो इस साइड आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्रेडिट साइड तुम्हारा ज्यादा है, मतलब तुम्हारा इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा आया, डेबिट साइड ज्यादा आया, तो इसका मतलब तुम्हारा खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो लॉस हो जाता है। तो ये इसलिए तुम्हारा क्रेडिट साइड अगर कम है तो ग्रॉस लॉस कहलाता है, और अगर डेबिट साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर हुई मेरी बात? तो अब एक बार ये फॉर्मेट तुम लोग फटाक से नोट कर लोगे, नोट कर लो इसको। मूविंग फॉरवर्ड, तो चलो अब आगे मैं तुम लोग को और कुछ बातें समझाऊं यहाँ पर। तो देखो ऊपर हेडिंग पढ़ के तुमको एक चीज समझ में आ रही होगी, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड मतलब किसी साल के लिए बनाया जा रहा है। मैं अभी तो तुमको बताया ना 1 साल का बनाया जाता है, 1 साल का। तो एक बात बताओ, मान लो वेजेस है, जैसे यहाँ पर देखो ये वेजेस है, तो मान लो मैंने कोई वेजेस, जैसे मान लो मेरी जो वेजेस पेमेंट करने की जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, मैं जो फॉलो करता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, वेजेस पे करने का जो मेरा तरीका है, मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है और मैं उसमें वेजेस पे करता हूँ, तो मैं इस महीने का, जैसे मान लो फरवरी महीने का वेजेस है तो वो मार्च की 10 तारीख को देता हूँ, मार्च का वेजेस अप्रैल की 10 तारीख को देता हूँ, अप्रैल का वेजेस मई की 10 तारीख को देता हूँ। तो ऐसा मेरा सिस्टम चलता है। तो अब सोच के देखो, सोच के ऐसे दिमाग लगाओ ऐसे। तो एक बात बताओ, अप्रैल में 1 अप्रैल से अकाउंटिंग कब से चालू हुई है? 1 अप्रैल से अकाउंटिंग 1 अप्रैल से चालू हुई है। अप्रैल की 10 तारीख को, अप्रैल की 10 तारीख को क्या मैं पिछले महीने का मार्च का पेमेंट कर दिया होगा? क्या मैं पिछले महीने का मार्च का पेमेंट किया होगा क्या वेजेस का? और वैसी एक बात सोचो, चलो छोड़ो एक काम करो, मैं मानता हूं चलो इसी साल अप्रैल में बिजनेस चालू किया,
और इसी तरीके से समझाने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं इसी साल 1 अप्रैल से अपना बिजनेस चालू कर रहा हूं, तो अप्रैल का सैलरी कब दूंगा? मई में। अप्रैल का वेजेस कब दूंगा? मई में। मई का कब दूंगा? जून में। जून का कब दूंगा? जुलाई में। ऐसे करते करते मार्च में मैं फरवरी का दूंगा, ठीक है, और ये मार्च में 31 मार्च को मेरा बुक्स बन जाएगा। तो एक बात बताओ, मार्च तक मैं कितने महीने की वेजेस दे दिया हूँ? भैया अप्रैल की मई में दियो, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, भैया 11 महीने की। तो मान लो 10,000 रुपए मैं पर मंथ देता हूं, और ये हुआ 11, तो ये हो गया 1,10,000 रुपए। तो 1,10,000 रुपए की मैंने वेजेस दे दी। पर एक बात बताओ, क्या मार्च इसी साल था? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा कार्यक्रम चला है, और ये पूरा एक साल की मेरे को अकाउंटिंग करनी है, इस साल की मेरे को अकाउंटिंग करनी है ना। तो ये जो मार्च है, ये जो मार्च है, अब सोचो, अब मैंने एंट्री क्या पास की होगी? मैंने एंट्री पास की होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए। मैं ट्रायल बैलेंस में गया हूंगा, मैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिख दिया हूंगा वेजेस के नाम से 1,10,000 रुपए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या ये सही अकाउंटिंग हुई? क्या मैंने इस साल की पूरी वेजेस कंसिडर कर ली, या कुछ बची है? भैया बची तो है, लग रहा है ऐसा, हमको फीलिंग आ रहा है। मतलब फीलिंग आ रही तो बताओ यार, कि इस साल की 1 महीने की वेजेस अभी पे नहीं हुई है, और वो है इसी साल की, पे अगले साल होगी, पे अगले साल मतलब अप्रैल 10 को होगी। मार्च की जो वेजेस है वो कब पे होगी? अप्रैल की 10 तारीख को पे होगी। मतलब है तो इसी साल की, पर पेमेंट कब हो रही है? अगले साल। है इसी साल की, पर पेमेंट कब हो रही है? अगले साल। तो बताओ, इस साल अकाउंट होनी चाहिए, अगले साल अकाउंट ही चाहिए? भैया होनी तो इसी साल चाहिए, होनी तो इसी साल चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, एक और एंट्री पास होगी 10,000 की। और उसके बाद अब देखो, मेरा वेजेस अकाउंट टोटल 1,10,000 प्लस 10, 1,20,000 से डेबिट हुआ। अब कुछ सही दिख रही है अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग कुछ सही दिख रही है। इसीलिए तुमको पता है ऐसा होता है, ऐसा बिजनेस में जनरली होता है। इसीलिए तुमको ट्रायल बैलेंस में वेजेस 1,10,000 दिखेगी, पर नीचे ना एडजस्टमेंट में लिख देगा 1 मंथ वेजेस, वेजेस आर नॉट येट पेड, नॉट येट पेड, ऐसे करके तुमको लिख देगा। तो इससे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ 1 महीने की वेजेस, अभी भी मार्च की महीने की जो वेजेस है वो अकाउंट नहीं हुई है, तो उसको हम अकाउंट कर देंगे। और फिर उसके बाद जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जब हम वेजेस लिखते हैं, तो वेजेस में पहले हम 1,10,000 लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर का, फिर उसमें प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000 रुपए, और फिर हम टोटल लिखते हैं इस साल की हुई 1,20,000 रुपए। ऐसा हम करते हैं, मतलब हम इस साल के पूरे एक्सपेंसेस को अकाउंट करेंगे, चाहे पे हुआ हो चाहे पे नहीं हुआ हो। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वी आर फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट वी आर डूइंग? वी आर फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस क्या बोलते हैं? कैश मिला नहीं मिला, कैश पे हुआ नहीं हुआ, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन हो गया, तुरंत बुक्स में एंट्री कर लो, ट्रांजेक्शन हो गया, बुक्स में एंट्री कर लो। वेजेस ड्यू हो गई, एंट्री पास कर लो। पेमेंट आप अगले महीने की 10 तारीख करते हो, वो आपकी मर्जी, पर ड्यू तो हो गई ना। अप्रैल महीने, मार्च महीने की जो वेजेस है वो ड्यू तो हो गई ना, एंट्री कर लो, आउटस्टैंडिंग दिखा के एंट्री कर लो। समझ में आई बात? तो इस साल का मतलब इस साल का जो पूरा ट्रांजेक्शन रहता है वो हमको इस साल अकाउंट करना होता है। ठीक है, क्लियर हुई क्या तुमको बात? तो ऐसे तुमको ये चीजें करनी है, ठीक है, ये चीज तुम ध्यान में रखना, ठीक है, कि ऐसे तुमको एडजस्टमेंट दिखे तो तुम उसका एडजस्टमेंट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो वापस आ जाते हैं इधर बुक में। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम करेंगे, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे डेप्थ में भी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक बार छोटा सा ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं इतना करने के बाद बन रहा है कि नहीं। तो हमको बनाने क्या बोल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी बुक का इलस्ट्रेशन होगा। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंस प्रेजेंटेड बाय मेसर्स पीस एंड एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, देखो क्या क्या दिया आपको, देखो 31 मार्च 2015 दिया है, मतलब कौन सा साल है? 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 का मुझे बनाना है, ठीक है, ये मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग वाला, ये देखो 1/4/2014, वो इस साल की कुछ परचेज है, कुछ कैरियज इनवर्ड है। कैरियज इनवर्ड मतलब लाते टाइम जो भाड़ा लगा, लाते टाइम जो टेम्पो का भाड़ा लगा, कैरियज इनवर्ड, कि कहां पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेज है, फ्रेट है, ठीक है, सेल्स है 3 लाख की, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आई, रिटर्न इन मतलब क्या होता है? आ रही है, तो रिटर्न इनवर्ड 16,000 वापस आई। रिटर्न आउटवर्ड मैंने वापस किया, परचेज रिटर्न है। रॉयल्टी है प्रोडक्शन पे
6,000 रुपए की, और गैस और फ्यूल का खर्चा लगा है 2,000। आगे पढ़ो तो देखो लिखा है स्टॉक ऑन 31/3/2015, मतलब क्लोजिंग स्टॉक तुमको दिया है मार्केट प्राइस 24 और कॉस्ट 20,000। मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, व्हिचएवर इज लोअर मतलब जो कॉस्ट है या जो मार्केट वैल्यू है, एनआरवी मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो कम है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो कम है उसमें से तुमको लेना है जो कम है। तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कॉस्ट कम है एनआरवी कम है? भैया कॉस्ट कम है, तो क्या लेंगे? कॉस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक वैल्यू 10,000 रुपए वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 रुपए। तो देखो इसके ऊपर मेरे को तुमको एक बात बतानी है कि जो तुम्हारा लॉस होता है ना बाय स्टॉक, जैसे मान लो बाय लॉस ऑफ स्टॉक हुआ, ठीक है, तुम्हारा स्टॉक लॉस हुआ। अब ये ना तुम्हारा दो तरीके का होता है, तो इसमें तुम स्टार बना लो। तुम लोग फॉर्मेट बना लिए होगे अपने कॉपी में, नहीं बनाए होगे बेटा काम चोरी मत करो, बता रहा हूं, चुपचाप लिखने का कार्यक्रम करो, ठीक है। बाय लॉस ऑफ स्टॉक है, अब इसके ऊपर तुम स्टार मार्क बनाओ। देखो लॉस ऑफ स्टॉक ना दो प्रकार का होता है, एक होता है तुम्हारा नॉर्मल लॉस और एक होता है तुम्हारा एब द नॉर्मल लॉस। तो कितने टाइप के लॉस होते हैं? एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब क्या है? अब देखो मैंने तुमको कॉस्टिंग, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो तुमको मैंने बहुत डेप्थ में बताया है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। इवन कंसाइनमेंट अगर तुम मेरे वीडियो से पढ़े हो यूट्यूब में जो डली हुई है मेरी फ्री वीडियो, तो उसमें भी मैंने तुमको नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस बताया। पर मैं फिर से बताऊंगा, क्या है मैं बार बार बताते थकता नहीं हूं और तुमको बार बार सुनते थकना नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो मेरे को पहले से पता रहता है कि होगा, जो मेरे को पहले से पता रहता है कि इतना लॉस तो होगा। जैसे मान लो मैं टमाटर का व्यापारी हूं, मेरे को टमाटर वाला एग्जांपल कुछ ज्यादा ही पसंद है, मैं लॉ और सब जगह टमाटर का एग्जांपल लगाता हूं। तो क्योंकि टमाटर पेरिशेबल आइटम है, तो देखो मैं टमाटर का व्यापारी हूं, मैंने टमाटर मंगवाया कहां से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से टमाटर आ रहा है लाल लाल एकदम जोरदार, 100 क्रेट टमाटर आ रहे हैं। 100 क्रेट में से मेरे को पता है हर महीने टमाटर मंगाता हूं मैं, हर महीने मंगाता हूं, मेरा 100 क्रेट तो ऐसे ऐसे बिक जाता है। मैं हर महीने टमाटर मंगाता हूं, मेरे को पता है रास्ते में आते टाइम इन ट्रांजिट कम से कम 100 में से 5 क्रेट, कम से कम नहीं 5 क्रेट टमाटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। पूरा मिला के हर क्रेट के नीचे वाले लेयर जो होते हैं टमाटर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर उसको क्रेट में डाल के तौलूं तो 5 क्रेट टमाटर जो है वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो मेरे को पता है कि 5 क्रेट टमाटर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसको मैं क्या बोलता हूं? नॉर्मल लॉस। द लॉस विच इज अनकंट्रोलेबल, द लॉस विच इज अनकंट्रोलेबल इज व्हाट? नॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे मान लो इस महीने आ रहा था मेरा टमाटर का क्रेट, रास्ते में उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और 20 एक्स्ट्रा क्रेट डैमेज हो गए, ठीक है। मतलब 5 क्रेट नॉर्मल लॉस तो हुआ, प्लस 20 क्रेट और डैमेज हो गए, 20 क्रेट और डैमेज हो गए। तो ये जो 20 क्रेट और डैमेज हुए, क्या ये नहीं भी हो सकते थे? क्या ये कंट्रोलेबल था? क्या ये एबनॉर्मल लॉस है जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है? यस। तो दिस इज नोन एज द लॉस विच इज कंट्रोलेबल, द लॉस विच इज कंट्रोलेबल। तो ये क्या होता है? नॉर्मल लॉस। एग्जांपल लिख देता हूं 20 क्रेट, इधर 5 क्रेट, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ऐसा होता है। तो देखो चाहे तुम्हारा नॉर्मल लॉस हो चाहे तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तुमको लिखना ही है। इसलिए मैं यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक लिखा, मैं यहाँ पर नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे को अभी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो निकालना है। तो भाई जब मेरा गुड्स का लॉस हो गया, तो मान लो ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास 10 क्रेट पड़ा था, परचेज में मेरे 100 क्रेट आ रहे थे, पर उसमें से मेरे 25 क्रेट डैमेज हो गए नॉर्मल और एबनॉर्मल को मिला के। ये देखो, ये नॉर्मल या एबनॉर्मल को मिला के 25 क्रेट डैमेज हो गए। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग कितने क्रेट की हो पाएगी? अकाउंटिंग कितने क्रेट की हो पाएगी? 100 प्लस 110 माइनस कर दो 25, तो 85 क्रेट की अकाउंटिंग होगी। यहां पर जो सेल्स होगा वो 85 क्रेट का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को भैया एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। तो मेरे को क्रेडिट करके जो जिसकी अकाउंटिंग में नहीं कर पाया, किसकी नहीं कर पाया? जो लॉस हो गया, जो लॉस हो गया उसकी अकाउंटिंग नहीं कर, तो उसको क्रेडिट करके मेरे को यहां से हटाना पड़ता है, यहां से मेरे को उनको भगाना पड़ता है। क्यों भगाऊं? क्योंकि उनकी मैं अकाउंटिंग नहीं कर पाया, वो मेरे लॉस हो गए। तो चाहे नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल हो, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के तो आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड तो भाई आएगा, ठीक है। द पॉइंट इज, एक चीज तुम सुने ही होगे, मेरे ही मुंह से सुने होगे या किसी भी टीचर से पढ़े हो तो तुम सुने होगे, नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब्ड बाय
नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स, और एबनॉर्मल लॉस कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय गुड। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, मतलब जो नॉर्मल लॉस रहता है उसको गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब एक बार यहां पर तुम जो नॉर्मल लॉस जो था तुम्हारा 5 यूनिट का लिख दिए, इसके बाद दूसरी बार कहीं मत लिखना। क्यों? क्योंकि दूसरी बार ये जो नॉर्मल यूनिट्स थे, वो जो तुम्हारे जो गुड यूनिट्स थे, गुड यूनिट्स कौन से थे? मान लो नॉर्मल लॉस बस हुआ 5 यूनिट का, मान लो अब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ और सिर्फ नॉर्मल लॉस हुआ तुम्हारा 5 यूनिट का। तो एक बात बताओ, 110 गुड्स थे, अब अकाउंटिंग कितने गुड्स की होगी? 105 गुड्स की होगी। 105 गुड्स की अब अकाउंटिंग होगी। तो एक बात बताओ, इधर डेबिट साइड 110 यूनिट लिखे हैं, 5 यूनिट इधर से हटा दिए गए, तो 105 यूनिट की अकाउंटिंग हो रही है। वो 105 यूनिट अब कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहां पर लिख के देता हूं तुमको। जैसे मान लो 1 लाख का आ रहा है मेरे पास माल, जिसमें 100 यूनिट्स थे, पर 5 क्या हो गए? लॉस हो गए। तो अब मैं इसको 95 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो मैं अपना कैलकुलेटर उठा लेता हूं, यहाँ पर सबसे खतरनाक हथियार हम लोगों का, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का। डिवाइडेड बाय 95, तो ये आ रहा है 1052.63। ये क्या आ रहा है? 1 कैरेट की रेट आ रही है, 1 कैरेट की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, और नॉर्मली जो 1 कैरेट की कॉस्ट थी वो कितनी थी भैया? 1000 रुपए थी। कितनी थी? 1000 रुपए थी। पर अब कितनी आ रही है? 1052.63। और मैं इसी को कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल लॉस को क्या करवा देता हूं? एब्जॉर्ब करा देता हूं बाय गुड यूनिट्स। तो हर कैरेट का 50-50 रुपए ज्यादा आएगा। 52.63 हर कैरेट का क्या आएगा? ज्यादा आएगा। पर अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल लॉस की, तो एबनॉर्मल लॉस दूसरी बार कहीं आएगा। कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, टू एबनॉर्मल लॉस करके। अब इससे क्या होगा ना, जैसे मान लो, अब मान लेते हैं यहां पर एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 5 का नॉर्मल लॉस था, 20 का एबनॉर्मल लॉस था, टोटल 25 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। 20 कैरेट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो इधर एक बार 20 लिखा गया क्रेडिट में, इधर एक बार 20 यहां फिर से लिखाएगा डेबिट में। तो ये क्रेडिट का 20, डेबिट का 20, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। नेट इफेक्ट जीरो हो गया। बच्चे बोलेंगे तो सर एंट्री क्यों पास कर रहे हो? जब जीरो हो गया तो एंट्री क्यों पास कर रहे हो? तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से तो हटाना पड़ेगा ना। जिन गुड्स की अकाउंटिंग नहीं कर पा रहे हो उनको ट्रेडिंग अकाउंट से तो हटाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर। तो इसीलिए क्रेडिट यहां पर करना ही पड़ता है। नहीं तो इतना दिमाग अकाउंटेंट लोग भी लगाते जितना खुरापात तुम लोग लगाते हो अपना काम चोरी करने के लिए, कि भाई डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, उससे अच्छा लिखते ही नहीं। लगा सकते थे, पर भाई मेरे को उनको ट्रेडिंग अकाउंट से हटाना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट से वो हटे नहीं तो फालतू में उन लोगों की भी क्या बोलते हैं अकाउंटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए उनको हटाना रहता है। तो एक बार इधर क्रेडिट होता है, फिर एक बार इधर फिर से पीएनएल अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस करके डेबिट हो जाता है। और इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला तो वो सब अलग बात है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला तो क्या सीन बनेगा, पीएनएल अकाउंट पढ़ेंगे तब बात करेंगे। पीएनएल अकाउंट के पहले उस बारे में मैं नहीं बात करना चाह रहा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का क्या सीन रहता है। ठीक है, इसको भी लिख लेना भाई, 25वीं बार पढ़ा रहा हूं मैं तुमको ये बात। ठीक है, तो देखो, स्टॉक ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 6,000। तो इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। हम सिर्फ इतना चीज अभी देखते हैं कि स्टॉक जो 10,000 का वैल्यू हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, क्रेडिट साइड आने वाला है, इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, गुड परचेज फॉर 6,000 ऑन 29 मार्च बट स्टिल लाइन ट्रांजिट नॉट ऑल नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो भाई कुछ 6,000 के गुड्स ट्रांजिट में है, कुछ 6,000 के गुड्स का है ट्रांजिट में, और अभी तक रिसीव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, गुड्स रास्ते में पहुंच जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक परचेज में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक परचेज में ऐड करके दिखा देंगे, अकाउंटेंट की तरह सोचो, गुड्स तुमको बिक चुके हैं, गुड्स रास्ते में है, पहुंच ही जाएंगे आज नहीं तो कल। तो किस साल परचेज किया ये बताओ, पेमेंट किस साल किया ये बताओ, क्रेडिटर किस साल बना है ये बताओ। इसी साल बना है ना, इसी साल बना है, तो इसी साल फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम उसको ऐड कर दो, इसी साल फाइनल अकाउंट बनाते टाइम उसकी अकाउंटिंग कर दो। क्योंकि पूरा कार्यक्रम जब इस साल हुआ है, तो मान लो गुड्स जो है 2 तारीख को मिल रहा है, 2 अप्रैल को, तो तुम थोड़ी ना बोलोगे अगले साल का गुड्स है। गुड्स इसी साल का है, गुड्स इसी साल का है, बस अभी रास्ते में है, कोरोना वायरस के कारण थोड़ा डिले हो रहा है आने में। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर ओन यूज। भाई प्रोप्राइटर 3,000 का गुड्स खुद उठा के ले गया, परचेज से माइनस कर सकते हो या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुमको कुछ कुछ और लिखवाता हूं, उसको भी लिख लेना। बाय लॉस ऑफ स्टॉक लिख लिए, बाय ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में लिख लेना स्टॉक, बाय चैरिटी, बाय एडवर्टीजमेंट, स्टॉक, स्टॉक।
ठीक है, तो ये भी याद रखना, इतने आइटम भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख सकते हो या तो परचेज से माइनस करके लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मतलब अगर कोई स्टॉक जल गया, देखो सिंपल सी बात है, एकदम बेसिक रूल तुमको ये बता रहा हूं कि जितनी गुड्स की अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, जितनी गुड्स की अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी हटा दो, जितनी गुड्स की अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी ना हटा दो, सिंपल। तो लॉस ऑफ स्टॉक की अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, हटा दो, चला गया। ड्राइंग्स की अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, स्टॉक ले गया, हटा दो। चैरिटी नहीं हो पाएगी, चैरिटी, चैरिटी मतलब तुमने फ्री में डोनेशन दे दिया किसी को, ठीक है, अपने गुड्स जो तुम्हारे पास स्टॉक थे उसको फ्री में दे दिया, हटा दो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल बांट रहे हो, फ्री सैंपल बांट रहे हो एडवर्टीजमेंट के लिए, हटा दो। क्यों? क्योंकि इन गुड्स की अकाउंटिंग तुम कर ही नहीं पाओगे, तो इनको सीओजीएस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड ही मत करो। तो क्रेडिट साइड लिख लिख के हटा दो, मेरे को क्रेडिट साइड लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है एज कंपेयर टू परचेज से माइनस करना। तो बाकी तुम्हारी दिली इच्छा है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखो 4000 के आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, देखे आया वाला पॉइंट, तो इसको क्या करूंगा मैं, वेजेस में ऐड कर दूंगा, इसको क्या करूंगा, वेजेस में ऐड कर दूंगा। देखो एक बात तुम ध्यान रखना, जो तुमको ये देखो ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ये जो तुमको इंफॉर्मेशन दी है ना, ये सब की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है, एंट्री ऑलरेडी पास्ड। तुम लोग सोच रहे हो कि आज तक भैया जिंदगी में कोई टीचर इतने छोटे क्वेश्चन के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन नहीं किया। मैं बोला मैं करूंगा, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, समझ लो बात को, इतनी लंबी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हर चीज समझना जरूरी है। शुरू में इतनी लंबी चर्चा होगी, बाद में तो तुम फास्ट फॉरवर्ड हो जाओगे यार, बाद में तो 15 मिनट, 15-20 मिनट में 20-20 मार्क्स अंदर, ठीक है, 15-15 मार्क्स अंदर, ठीक है। तो देखो इन सब की ना एंट्रियां ऑलरेडी पास हो चुकी है, और ये जो नीचे वाले आइटम होते हैं ना, उनकी एंट्री येट टू बी पास्ड है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एंट्री येट टू बी पास्ड है, इन सब की एंट्री अभी भी पास होना बाकी है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है शॉर्ट में कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम होते हैं ना, वो कहीं भी एक ही जगह जाते हैं। क्यों? कहीं भी मतलब या तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों में से किसी भी एक ही जगह जाएंगे, लेकिन जो नीचे वाले आइटम होते हैं ना वो दो जगह भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले आइटम की अभी एंट्री ही पास नहीं हुई है, अभी इनकी एंट्री पास होनी बाकी है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आएगा और एक बार बैलेंस शीट में एसेट में जाता है। वो क्यों जाता है वो बैलेंस शीट पढ़ते टाइम बताऊंगा, पर एक बात की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो वो अभी मैं तुमको सिर्फ टच करा दिया हूं, जब तीनों पढ़ लेंगे उसके बाद तो और बताऊंगा। नेक्स्ट है फ्रेट वॉज पेड इन एडवांस। तो एक बात बताओ, 1000 का फ्रेट में एडवांस पे कर दिया हूं, एडवांस में। एडवांस मतलब क्या होता है भैया, मतलब एडवांस मतलब आप पैसा दे दियो, काम बाद में लोगे, पैसा आपने दे दिया है, काम आज बाद में लोगे। मतलब जैसे मान लो टेम्पो वाला आता है मेरे पास, ये देखो मेरा टेम्पो वाला ऐसा दिखता है कुछ, ये देखो, ठीक है, ये उसकी पिकअप गाड़ी है, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है, ये टेम्पो वाला है। तो ये बंदा आता है, बोला सर हाँ मैं तो हर महीने आपका आपका डिलीवरी बॉय हूँ, हर महीने करता हूँ, मेरे को कुछ दिक्कत है, आप मेरे को 1000 रुपए एडवांस पे दे दोगे क्या इस महीने में? बोला बिल्कुल दूंगा यार, तू तो एकदम पारिवारिक संबंध हो गया तुम्हारे साथ, तुम हमारा हर महीने डिलीवरी का काम करते हो, इतने दूर मध्य प्रदेश से टमाटर लेके आते हो, ले लो 1000 रुपए। मैंने 1000 रुपए इसको एडवांस में दे दिए, एडवांस में दे दिए मतलब अगले साल जो ये मेरे लिए कार्गो लाने वाला है, अगले साल जो मेरे टमाटर लाने वाला है, उसके लिए मैंने उसको अभी से एडवांस दे दिया। एक बात बताओ, खर्चा किस साल का है? इस साल का, अगले साल का है? इस साल का खर्चा अगले साल का, अगले साल जो टमाटर आएंगे उसका पैसा अभी से दे दिया हूं टेम्पो वाले को, तो भैया ये अगले साल का, इस साल इंक्लूड होगा? इस साल इंक्लूड होगा? नहीं होगा। तो ये 1000 का जो फ्रेट एडवांस में पे हुआ है उसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग मतलब जो इस साल का है, पेमेंट नहीं हुई है, उसको प्लस कर लेता हूं, पर एडवांस वाले को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। बोलो समझ में आ गई बात? तो अब देखो, अब हम यहां पर फॉर्मेट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, कहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं। चलो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ठीक है। अब देखो मेरी बात को, एक बात को तुम लोग समझ लो ना ध्यान से, लिखाई का कार्यक्रम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल काम चोरी नहीं। कभी भी तुमसे तुम्हारी कॉपी का फोटो मंगाया जा सकता है कि अपनी कॉपी का फोटो दिखाइए, हमको निहारना है आपकी कॉपी को, ठीक है। तो इसीलिए संकट में ना फंस जाओ, तो इसीलिए लिखने में कोई काम चोरी मत करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा ट्रेडिंग का फॉर्मेट। अब एक एक करके हम आइटम उठाते जाते हैं। सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000 का, लिख लेते हैं,
टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। फिर आएगा टू परचेजेस। अब समझो परचेज रिटर्न भी है ना, तो इनर कॉलम में लिखो, इसमें लेस करके लिखो परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस रिटर्न्स, परचेज रिटर्न कितने का है देखो, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न मतलब आउटवर्ड मतलब जा रहा है, जा रहा है मतलब परचेज रिटर्न 10,000। तो इधर 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 1.5 लाख। इसके बाद देखो ये हो गया, ये हो गया कैरियज इनवर्ट 10,000, टू कैरियज। अगर कैरियज आउटवर्ड होता तो पीएनएल में जाता, क्यों, पीएनएल पढ़ाते टाइम बताया जाएगा। वेजेस 30,000, टू वेजेस 30,000 इनर कॉलम में, क्यों, क्योंकि कुछ तो भी वेजेस आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, जो मैंने काम करवा लिया पर पेमेंट नहीं किया हूं, कितने की है, 4,000 की, तो इधर लिख देंगे अपन 4,000। तो ये कितना हो गया टोटल, 34,000। उसके बाद फ्रेट है 8,000 का, टू फ्रेट लेस कर देंगे पेड इन एडवांस। कितना एडवांस है, 1,000 एडवांस है, तो इसको हम कर देते हैं एक बार माइनस, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये 7,000। इसके बाद है तुम्हारा सेल्स 3 लाख का, तो सेल्स इधर आता है ना 3 लाख, लेकिन कुछ सेल्स रिटर्न भी है, माइनस कर देते हैं रिटर्न्स। कितने की है, 16,000 की, 16,000 की सेल्स रिटर्न्स है, तो कितना हो गया तुम्हारा 2,90,000, 2,84,000। हम थोड़ा सा मिटा दें, फिर है तुम्हारा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी भी इधर ही आता है, तो रॉयल्टी हाउ मच अमाउंट, 6,000। इसके बाद है तुम्हारी गैस एंड फ्यूल, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है, गैस एंड फ्यूल हाउ मच, मैं काट दिया हूँ इधर से इसको, 2,000, 2,000 का तुम्हारा गैस एंड फ्यूल हो गया। ठीक, अब देखो नीचे आ जाओ, तो हमको लेना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है भैया, क्रेडिट साइड आता है, कितने में लू, कॉस्ट प्राइस में 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर के भी कुछ आइटम्स होंगे। क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख देता हूँ 20,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमको लास्ट में लिखना चाहिए कायदे से, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है 10,000 का, तो बाय लॉस, लॉस बाय फायर 10,000, लॉस बाय फायर, ठीक है। लॉस बाय फायर पढ़ के समझ में आ जाएगा, अब नॉर्मल है, ठीक है। 6,000 का गुड्स इन ट्रांजिट है, 6,000 का गुड्स इन ट्रांजिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक में, अच्छा इसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना था, मैं इसको बाहर लिख दिया, 20,000 प्लस इन ट्रांजिट 6,000, तो ये 26,000 बाहर डाल दो, और इधर परचेजेस में भी 6,000 का ऐड कर दो, प्लस इन ट्रांजिट 6,000, तो ये हो गया मेरा 56,000। 56,000 का परचेज हो गया, ठीक है। गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर बाय हिज ओन, फॉर हिज ओन यूज 3,000, तो बाय ड्रॉइंग्स 3,000, 3,000 की ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है। अब प्रोप्राइटर जो लेके जाता है उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं ना, और फ्रेट या पेड इन एडवांस हमारा हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा हो गया, तो पूरा कार्यक्रम यहाँ लिखने का हो गया, सारी चीज आउटर कॉलम में आ गई है, थोड़ी सी लाइनों को बड़ा कर दिया जाए। देखिए, तो अब यहाँ पर फाइनली हमारा आ जाएगा, निकाल के देखते हैं एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है नेट प्रॉफिट, तो हमको दोनों साइड की टोटलिंग लगानी है एक बार। चलो 2,84,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 26,000, तो ये आ रहा है 3,23,000। इस साइड आ रहा है 10,000 प्लस 1,56,000 प्लस 10,000 प्लस 34,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000,
तो ये आ रहा है 2,25,000। अब 2,25,000 माइनस 3,23,000 करेंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 98,000 का। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 98,000 और इधर अपन लिख देते हैं 3,23,000। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार फटाक से नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलो हो गया होगा। अब देखो, अब मैं तुम लोगों को इसी ट्रेडिंग अकाउंट से एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। फॉर्मूला काहे का फॉर्मूला भैया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, जो आज तक तुम लोग सिर्फ रटे होगे, आज तुमको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बन के कहां से आया। कहीं से नहीं भैया, ट्रेडिंग अकाउंट से ही बन के आया है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तुमको टीचर्स पढ़ा देते हैं, मैं कोई तुमको आज तक बताया नहीं, तुमको पता है तुम कितने बड़े भ्रम में रह चुके हो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट है। यस, कॉस्ट शीट को अकाउंट फॉर्मेट बनाओ तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहलाता है वो। तो क्या तुम लोगों को भैया, तुम्हारा क्या बताऊं मैं तुमको बेवकूफ बनाया गया है। इतने इजी कॉन्सेप्ट तुमको इतने हाई लेवल पे पढ़ा दिए गए हैं कि तुमसे पूछो ही मत। भैया जो अकाउंटिंग बनाते हैं उन लोग भी लेमैन थे, आदमी थे, इंसान ही थे, और हम भी इंसान ही है। तो हम भी उनकी तरह सोच सकते हैं, जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज, वैसे टीचर तुमको पढ़ाने वाला मिलना चाहिए, किसी टीचर की हम बुराई नहीं कर रहे, बस हम बता रहे कि अगर तुम ऐसा नहीं सीखे हो तो अब तुम सीख लो ऐसा। ठीक है, हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर अलग रहता है। ठीक है, जिनको पसंद नहीं आता, हेटर्स गोना हेट यार, पर हमको उनको इग्नोर करना है। क्यों? 99% लोगों को चीजें अच्छी लग रही है, 1% वालों के चक्कर में क्यों अपना मूड खराब करें। तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इसमें भी नेट परचेजेस ना, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये होता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। कैसे बना ये देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ये देखो दुनिया भर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो। अब तुम लोग सोचोगे भैया क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे पर ये लॉस बाय फायर और ड्राइंग्स क्यों नहीं माइनस, ये तो माइनस नहीं होगा तो सीओजीएस नहीं निकल पाएगा। नहीं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब तुम ये समझ लो कि जितनी भी चीज जो इस साल अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी 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 सेल्स में अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, जैसे कि लॉस बाय फायर की सेल्स में अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी और ड्राइंग्स की भी सेल में अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी, तो उनको भी आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर और अच्छे से बोलूं तो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस करोगे, इसमें प्लस करोगे परचेजेस, प्लस इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दोगे ड्राइंग्स, माइनस कर दोगे फ्री सैंपल, माइनस कर दोगे तुम्हारा क्या, लॉस ऑफ स्टॉक। इतना चीज तुम जब माइनस कर दोगे, इतना चीज तुम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीओजीएस आएगा। तब तुम्हारा क्या आएगा, सीओजीएस। फिर तुम उस सीओजीएस को, जो तुम्हारा सीओजीएस आएगा, उसको तुम सेल के साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस तुमको पता चल जाएगा, जो कि बेसिकली इस अकाउंट के अंदर होता है। इतने ये सेल वाले पोर्शन को छोड़ के, ये सेल वाले पोर्शन को अब मैं यहाँ गोद सकता हूँ क्योंकि तुम लोग नोट कर लिए होगे। सेल वाले पोर्शन को छोड़ के सारी चीजें मैंने अकाउंट फॉर कर ली, ये सबको प्लस किया और इससे माइनस कर दिया। ठीक है, ये सबको प्लस करके इससे माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट तो सेल से कंपेयर करूंगा तो प्रॉफिट या लॉस मेरा पता चल जाएगा। तो ये तुम्हारा सीओजीएस का फॉर्मूला बना। दिस इज द ओरिजिनल क्रक्स, दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसी तुमको एनपीओ पढ़ाया जाता है तो तुमको सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला याद करा दिया जाता है। भैया तुमको बेवकूफ बना दिया गया है, वहां पर भी अकाउंट से डिराइव्ड फॉर्मूला। जब एनपीओ पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, जब एनपीओ पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन में पढ़ाया हूं, अगर फ्री वीडियो देखे हो तो समझ गए होगे, बाकी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीओजीएस का ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक आधा क्वेश्चन चलो और करके देखते हैं। अरे ही नहीं क्वेश्चन यहाँ पर, एक्सरसाइज में देखते हैं एक बार। क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस बनना चाहिए ना। वैसे तो अब इतने हाई लेवल पे हो तो ज्यादा क्वेश्चन करने की हमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़े एक आध मिल जाते तो अच्छा होता। हाँ ये देखो, ये रहा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोल रहा हूँ राजेश कुमार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो देखो पहला, सबसे पहला कसम खाओ, आज ही कसम खाओ भैया, सबसे पहले पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर एक्शन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हैं ना सॉल्यूशन दिमाग में बनना चालू हो जाता है। समझे, सॉल्यूशन दिमाग में बनना चालू हो जाता है जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोल रहा है स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2014, कौन सा साल है,
1/4/2014 से लेकर 31/3/2015, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक, परचेज दी हुई है, कैश परचेज दी है, ये देखो नीचे क्रेडिट परचेज दी है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्रेडिट मतलब क्रेडिट परचेज। वैसी सेल तुमको कैश में दी है, ये देखो यहाँ क्रेडिट में भी दी है, ठीक है। रिटर्न टू सप्लायर मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न बाय कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय राजेश कुमार फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट। तो चलो एक बार बनाते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा तुमको ऐसा लग रहा होगा भैया ये फाउंडेशन वाला मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं, बेटा इंटर में भी ये क्वेश्चन है, इंटर में भी यही सारे क्वेश्चन है, तो अल्टीमेटली करना ही है हमको। ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया डेट 31 मार्च 14/15 क्यों दी है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस 2016 चल रहा है, तो उस टाइम से बुक अपडेट अभी तक नहीं हुई है, इस वजह से तुमको डेट जो है वो पुरानी देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो फॉर्मेट बना लेते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा शुरू से, इस बार छोटा पड़ गया था। हो हाँ भग गया, चेक भी नहीं हो रहा। चलो देखा जाए, तो हम मार देते हैं, तुम साइड में फिग, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है अपने पास 2,50,000 का, तो हम यहाँ पर अब लिखना चालू करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, 2,50,000, फिर टू परचेजेस, ओके परचेजेस हाउ मच है 3,70,000। देखो हमको टोटल परचेज से मतलब है, हमको क्रेडिट कैश से मतलब नहीं है, तो 8,25,000 में मैं प्लस कर देता हूँ 3,70,000, तो ये आ गया मेरा 11,95,000, 11,95,000, इसमें माइनस कर देता हूँ परचेजेस रिटर्न, तो परचेज रिटर्न कितने का है, रिटर्न टू सप्लायर 25,000, तो ये हम कर देते हैं माइनस माइनस 25,000, तो ये आ गया हमारा 11,70,000 रुपए, ठीक है बच्चों, यस। तो ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक है 4,75,000, यहाँ नीचे में लिख लेता हूँ 3,75,000, ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस बार क्वेश्चन में, हमको ध्यान है। अब परचेज हो गया हमारा, सेल देखो 5,10,000, 5,10,000 प्लस 11,50,000, तो ये मेरी सेल्स है 16,60,000, इस साइड आएगी बाय सेल्स 16,60,000, इनर कॉलम में क्यों लिखा गया है, क्योंकि माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी हो गई, 20,000 सेल्स रिटर्न है, तो ये हो गया 16,40,000। एक चीज बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, यहां पर भी माइनस लगा देते हैं, फिर यहां पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसी गलती मत करियो, क्यों, क्योंकि यहां माइनस और वहां माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या तो सिर्फ यहां माइनस लिखो या तो सिर्फ वहां माइनस लिखो, ऐसी गलती मैं भी कभी कभी कर देता हूं, इसलिए ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो गुड्स विड्रॉन बाय राजेश कुमार फॉर पर्सनल यूज 21,000, तो बाय ड्रॉइंग्स 21,000 की ड्रॉइंग्स है, और बाय एडवर्टीजमेंट भी है अपना, बाय एडवर्टीजमेंट, ठीक है 4,000 का, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल है, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट का हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारी आइटम्स हो गए, ये सब हो गए। तो अब हम लोग निकालते हैं एक बार बैलेंसिंग फिगर, देखते हैं क्या आ रहा है प्रॉफिट लॉस, तो इधर टोटलिंग लगाएंगे, प्रेजेंटेशन बेटा साफ सुथरा रहना चाहिए, 16,40,000 प्लस 21,000 प्लस 4,000 प्लस 375, ऑफकोर्स क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रहा है, 20,40,000, 20,40,000, अब इसको डेबिट से माइनस करते हैं, माइनस 2,50,000 माइनस 11,70,000, तो ये आ रहा है मेरा 6,20,000 रुपए, टू ग्रॉस प्रॉफिट 6,20,000,
20,000 रुपये। ठीक है, अरे 7,20,000 है, रुको कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक, आई थिंक आई डिड। 16,40,000 प्लस 21,000 प्लस 4,000 प्लस 3,75,000 माइनस 2,50,000 माइनस 11,70,000, 6,20,000 आ रहा है। 3,70,000 प्लस 8,25,000 11,95,000 5,10,000 प्लस 11,50,000 3,60,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बच्चे बोल रहे हैं भैया 475 है, क्लोजिंग स्टॉक आपने 375 लिख दिया है, डेट इज 475, तो ये आ रहा है हमारा 7,20,000 रुपये, ये हो गया। ठीक है, चलो, तो ये ऐसे तुम्हारा ये वाला तो खैर बहुत इजी सा ही क्वेश्चन था, तो करे नहीं करे एक ही बराबर हो गया, पर आई थिंक तुमको अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और बाकी हम लोगों को इसके अभी और क्वेश्चंस करने हैं, बड़े क्वेश्चंस में ये फिर से आएगा ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, यहाँ रुपीस का सिंबल भी बनाना जरूरी है, रुपीस का सिंबल बनाना भी यहाँ पर जरूरी। तो देखो बड़े क्वेश्चन जब आएंगे ना हमारे, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट फिर से आएगा, थोड़ा हाई लेवल का ही रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग, देखो तुम्हारा नेक्स्ट में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चालू हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे और डेप्थ में और अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ने लायक बहुत सारे पॉइंट्स है, और स्पेशल पॉइंट्स भी है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ऐसे पॉइंट्स को हम लोगों को अच्छे से थोड़ा सा जर्नल एंट्री के साथ देखना है। जर्नल एंट्री भी हमको देखनी है ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट की, क्योंकि देखो जर्नल एंट्री भाई हमारी भूमिका है, हम उसको भूल नहीं सकते। हमको अकाउंट बनाने आगे, इसका मतलब ये नहीं हम जर्नल एंट्री को बॉयकॉट कर दे, ठीक है, क्योंकि हमसे कोई भी फ्यूचर में जर्नल एंट्री पूछेगा, तो इसीलिए ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग आज ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोगों से। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।